हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 6 टिश्यू। उससे पहले मैं बता दूं कि स्टेप अप एकेडमी का जो ऐप है, जो ऐप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में आपको ऑनलाइन क्लासरूम, फ्री टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। साथ में आप स्टेप अप एकेडमी की वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जहाँ पे फ्री स्टडी पैकेज है, अपडेटेड प्लेलिस्ट है सारे सब्जेक्ट्स की, सारे क्लासेस की। ओके, तो चेक ज़रूर करिएगा। तो जैसे कि हमने टिश्यू का पार्ट 1 देख लिया, राइट, कि टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ये सारी बातें हमने करी। हमने देखा कि प्लांट स्ट्रक्चर और एनिमल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ओके, तो उनके टिश्यूज़ भी अलग हो गए, राइट। तो प्लांट्स टिश्यू कौन से होते हैं वो हमने देख लिया। हम देख रहे थे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में देखा था एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। ओके, अब जो बाकी के टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, जैसे मैंने बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव से आपको समझ में आ रहा है कि कनेक्शन कुछ बना रही हो, एग्जैक्टली तो क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू? ऐसे टिश्यूज जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। ओके, जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्शन बनाते हैं या कनेक्ट करते हैं, उनमें आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। These tissues are specialized to connect various body organ with each other. ये टिश्यू जो होते हैं स्पेशलाइज होते हैं। किस में स्पेशलाइज्ड होते हैं? क्या स्पेशलाइजेशन है इनका? इनका है कि ये बॉडी ऑर्गन्स को, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं। ओके, the cells of the connective tissue are loosely packed, living and embedded in an intercellular matrix. जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होते हैं, ओके, वो कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। हमने एपिथेलियम के क्या पढ़े थे कि उनके एकदम, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता, वो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, उनमें जगह ही नहीं होती। बट कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल्स हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। ओके, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ओके, तो जहाँ पे सेल नहीं प्रेजेंट है, सेल के बीच का स्पेस जो होता है ना, उधर कुछ चीज़ होती है, और वो कौन सी चीज़ है? मैट्रिक्स हमने उसको बोला है। ओके, जैसे अगर मैं ब्लड की बात करूँ, तो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है ना, दैट इज प्लाज्मा। वो क्या है? प्लाज्मा। फ्लूइड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, है ना। तो ये जो फ्लूइड है, ये जो प्लाज्मा है, ये क्या हो गया? ब्लड का मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? ब्लड का मैट्रिक्स हो गया। और सेल्स तो अलग ही हैं, तो सेल्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स में सस्पेंडेड रहते हैं। ओके, वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की, कि ब्लड क्या होता है। ब्लड जो है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, बट कैसा है? फ्लूइड है। ओके, it contains fluid matrix called plasma and blood cells such as RBCs, WBCs and platelets suspended in it. क्या हुआ? इसका मतलब कि जो ब्लड है उसका मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड मैट्रिक्स है। ओके, चलो पहले मैं एक बात बताती हूँ। ब्लड जो है, ब्लड किससे बना होता है? ब्लड जो होता है वो बना होता है, ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं। ओके, ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है क्या? ब्लड सेल्स। क्लियर? ओके, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब ये जो प्लाज्मा है ना, दिस इज व्हाट इज इट? ये फ्लूइड है। जो हमें ब्लड फ्लूइड दिखता है ना, वो फ्लूइड किससे बना है? प्लाज्मा से बना है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा में क्या होता है? ब्लड सेल्स जो है वो सस्पेंडेड रहता है। ब्लड सेल्स कौन से हो गए? ब्लड सेल्स हो गए हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके,
ये बात हुई हमारे किसकी, ब्लड सेल्स की। अभी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं ये फ्लूइड मैट्रिक्स में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब हम आगे चलते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट गैसेस हार्मोन्स एंड विटामिन्स टू वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। इट कैरीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इट ऑल्सो कंडक्ट हीट एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। अब जो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ओके हमारी बॉडी में हमें पता है कि कहीं से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो किसी टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचना है, जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं जैसे लिवर में बाइल जूस बनता है, बट वो जाता कहाँ है, वो तो डायरेक्टली पहुंच जाता है खैर इंटेस्टाइन में। ओके तो ब्लड जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारी बॉडी में करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स गैसेस हार्मोन्स एंड विटामिन्स टू वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। बहुत सारे टिश्यू, अलग अलग टिश्यूज को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। यूरिया वगैरह को ये कहाँ लेके जाता है, ये लेके जाता है किडनी में, जहाँ पे हमको इसको यूरिन बना के हमें किडनी यूरिन फॉर्म करके इसको एलिमिनेट कर देती है। ओके ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है हीट रेगुलेट करने का, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम हमारे किसका होता है, ब्लड का काम होता है। The properties shown by different blood cells in the body are as follows. Okay, तो हमें पता है कि ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ओके तो इनका काम क्या होता है, RBC help in transport of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide with the help of hemoglobin to and from the various part of our body. ओके तो जो RBC है ना, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है उनमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ओके तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड फॉर्म में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो आरबीसीज का काम क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना टू द टिश्यू एंड फ्रॉम द टिश्यू। ओके यहाँ पे लिखा विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन टू एंड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ अवर बॉडी। The average lifespan of RBC is about 120 days. RBCs जो है रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी लाइफ स्पैन 120 डेज की होती है। मतलब ये कितने दिन तक रह सकते हैं, ये 120 डेज तक रहते हैं। ओके फिर हम बात करते हैं WBCs। हम बोलते हैं ना यार इम्यूनिटी बड़ी कम है इसकी, तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है, राइट। तो ये इम्यूनिटी वाला काम कौन करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम कौन करता है भाई, जो हमारे WBCs है ना, वाइट ब्लड सेल्स, वो सारे फॉरेन पार्टिकल्स से लड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन को, हमारे किसी भी पार्ट को डैमेज ना हो, कुछ नुकसान ना हो। WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। फाइट विद डिसीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ओके WBCs जो है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज बना के देते हैं ताकि वो लड़ें, ठीक है, किसी भी डिसीज कॉजिंग पार्टिकल से। ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अब क्या होता है, क्लॉटिंग क्या होता है, अगर आपको कभी ब्लीडिंग होती है, चोट वोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, राइट। तो क्या होता है कि आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है ना, वहाँ पे खून जम जाता है, राइट, और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो वो जो खून जम गया है, जो खून का थक्का बना है ना, दैट इज नोन एज क्लॉट, ब्लड क्लॉट। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट बोलते हैं। ओके तो उसके लिए ब्लड क्लॉट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा, अगर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होती ही जाएगी, ब्लड हमारी बॉडी से निकलता ही जाएगा, है ना। और हम ब्लड तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम कैसे जाने दे सकते हैं, राइट। तो ये बात हुई किसकी किसकी बात कर रहे थे हम, ब्लड सेल्स की। ओके अब जैसे यहाँ पे सबके नाम दिए, WBCs को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, तो RBCs को ना बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। RBCs को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ओके RBCs को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBCs को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं दूसरी कनेक्टिव टिश्यू की जिसका नाम है बोन। क्या, बोन। अब इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू।
बोन जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हाथ को कहीं से मोड़ मोड़ के एकदम वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इट इज पोरस, हाईली वस्कुलर, मिनरलाइज्ड, हार्ड एंड रिजिड। ये कैसे होती है? पोरस होती है, इनमें होल्स प्रेजेंट होती हैं। हाईली वस्कुलर मतलब इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। मिनरलाइज्ड होती है, मिनरल से बनी हुई होती हैं। और हार्ड होती हैं एंड रिजिड होती है। रिजिड मतलब कि अपना शेप नहीं चेंज करती हैं, ओके। Its matrix is made up of protein and is rich in salts of calcium and phosphorus. जो बोन का मैट्रिक्स है वो किससे बना हुआ होता है? वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट से बना हुआ होता है। It forms the framework that supports the body. ये फ्रेमवर्क बनाती है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को सपोर्ट कर सके। अगर हमारे पास स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा, हमारे पास अगर बोन्स नहीं होगी, तो हम खड़े ही नहीं रह पाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या करती है? हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन। ये मसल्स को भी एंकर करती हैं और हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन्स को भी ये सपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये बात हुई किसकी? बोन की। अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का क्या मतलब होता है? These connect one bone to other bone. A ligament is very elastic and has considerable strength. Okay? Ligament जो है ये joints में present होता है। कहाँ present होता है? Joints में। और ये क्या करता है? Ligaments एक bone को दूसरी bone से connect करता है। Joint में क्या होता है? Joint में यही तो होता है कि एक दो तीन bone एक साथ जुड़ी हुई होती है, right? तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लिगामेंट प्रेजेंट होता है। लिगामेंट जो है वो एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करने का, जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट जो होता है बहुत इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी इसकी ज़्यादा होती है और उसके बाद स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होती है, ओके। इसके पास लिटिल मैट्रिक्स होता है, इसके पास बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है। Ligaments strengthen joints and permit normal movement. Their overstretching leads to sprain. आप बोल दो ना, अब मोच आ गई, मम्मी से सुना होगा, अरे मेरे पैर में मोच आ गई, या एंकल स्प्रे हो जाता है ना। तो एंकल स्प्रे में क्या होता है? जब स्प्रेन आता है तो क्या होता है? स्प्रेन में ये जो लिगामेंट्स जो होती है ना वो ओवर स्ट्रेच हो जाती है। हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बट स्ट्रेच करने की, इलास्टिसिटी भी कुछ होगी ना, ज़्यादा तो नहीं होगी, कुछ लिमिट तक होगी, राइट। अगर हम रबर बैंड को खींचे जा रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद वो लूज हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही लिगामेंट की भी जो इलास्टिसिटी है वो अच्छी है, बट हम उसको ओवर ना खींचें, राइट। जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी खासी है। तो जब कभी भी लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच्ड हो जाता है, तो वहाँ की लिगामेंट्स डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण हमें पैरों में मोच आती है या फिर स्प्रेन होता है। चलते चलते पैर मुड़ जाता है और मैं एंकल गॉट स्प्रेन हम बोलते हैं, एंकल स्प्रेन हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, हम लेटे रहते, स्वेलिंग वेलिंग आ जाती है, राइट। तो वो स्प्रेन किस वजह से होता है? जब हमारे लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच्ड हो जाएं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? लिगामेंट जो है एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करती है। इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है इसमें, और इनके पास मैट्रिक्स जो है वो बहुत कम होता है। जब कभी स्प्रेन आ जाता है तो ये लिगामेंट्स ही होते हैं जो ओवर स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, उसके कारण से हमें स्प्रेन एंकल में या जहाँ पे भी हुआ है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जो लिगामेंट्स हैं वो जॉइंट्स की नॉर्मल मूवमेंट जो है उसको अलाउ करते हैं। जैसे कि मेरा एल्बो जॉइंट है, राइट, मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, सीधे करूँ, कैसे करूँ, तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिगामेंट्स रिस्पॉन्सिबल। जैसे रिस्ट के भी जो हैं, इधर भी क्या है? लिगामेंट्स है। सब जगह लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं टेंडन्स की। These are strong and inelastic structure with joint skeletal muscle to bone. ओके, तो यहाँ पे क्या बात हुई? स्केलेटल मसल्स को जो बोन से अटैच करता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंडन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कहते होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं बट इनइलास्टिक होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होती है। ये क्या करते हैं? स्केलेटल मसल्स कौन से? ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, ओके, जो हमारे कंट्रोल में, उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। उनको बोन से कौन अटैच करता है? हमारी टेंडन्स। These are composed of white fibrous tissue with limited flexibility but great strength.
ओके ये किससे बने होते हैं? फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यू से बने हुए होते हैं। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। जैसे लिगामेंट्स थे, ठीक है, इलास्टिसिटी उनकी ज़्यादा थी, बट टेंडन्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है, बट इनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके ये क्या करते हैं? मसल्स को बोन से अटैच करने के लिए टेंडन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके फिर हम बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैविंग वाइडली स्पेस्ड सेल्स। अब कार्टिलेज जो है ना, उनके सेल्स जो होते हैं वो भी लूजली पैक्ड होते हैं। ओके लूजली पैक्ड होते हैं, वाइडली स्पेस्ड सेल्स। It has solid matrix called chondrin which is composed of protein and sugar. कार्टिलेज के पास सॉलिड मैट्रिक्स होता है जिसे हम कॉन्ड्रिन बोलते हैं, और ये किससे बना होता है? प्रोटीन एंड शुगर से इसका मैट्रिक्स बना हुआ होता है। बोन का मैट्रिक्स किससे बना है? फॉस्फोरस एंड कैल्शियम से, राइट? कार्टिलेज का मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? प्रोटीन एंड शुगर से। कार्टिलेज प्रोवाइड स्मूथनेस टू द बोन सरफेस एट द जॉइंट। ओके तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है कार्टिलेज। ये क्या है? कार्टिलेज जॉइंट की सरफेसेस पे, ठीक है, जहाँ पे दो बोन्स जॉइन हो रही है, तो वो जो बोन की सरफेसेस पे ये क्या स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है क्या प्रोवाइड करता है? स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, ताकि फ्रिक्शन ना हो, अच्छे से मूव हो सके जॉइंट। इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। तो ये कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे नोज में प्रेजेंट होता है, ईयर में प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, और ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, विंड पाइप, जहाँ से नोज से एयर कहाँ जाती है? विंड पाइप पे जाती है, विंड पाइप से एयर हमारे लंग्स में जाती है। ओके तो विंड पाइप इज ट्रैकिया। क्लियर? ओके कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, इसके सेल्स जो हैं लूजली पैक्ड हैं, इनके पास सॉलिड मैट्रिक्स होता है जो प्रोटीन एंड शुगर से बना होता है, उसको हम कॉन्ड्रिन बोलते हैं। कार्टिलेज जो है वो बोन्स, जॉइंट्स में जो बोन्स होती हैं उनकी सरफेसेस को स्मूथ बनाता है। ओके क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है। इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, विंड पाइप एंड लैरिंग्स। चलिए अब हम बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की। It is a supporting and packing tissue found between the organs lying in body cavity. Okay? ये connective tissue का ही पार्ट है। अब एरियोलर टिश्यू क्या होता है? ये सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू कहाँ मिलता है? ये बिटवीन द ऑर्गन्स। ओके हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं? वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। Okay, it is located between skin and muscles around blood vessels and nerves and in the bone marrow. ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स के अराउंड भी प्रेजेंट होता है। ओके नर्व्स के अराउंड भी हमारे एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन। अगर ऑर्गन में कोई जगह खाली है, स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, तो वहाँ पे कौन से टिश्यूज हमें देखने को मिलेंगे? एरियोलर टिश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। ओके ये क्या करता है? ऑर्गन्स जो बॉडी कैविटी के अंदर, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, अगर उनके बीच में स्पेसेस है तो एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है। अगर ऑर्गन के अंदर कोई स्पेस वेकेंट है तो वहाँ पे भी एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये क्या करते हैं? टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है तो उसके रिपेयरिंग के लिए भी एरियोलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू जो होता है ना, ये फैट स्टोर करके रखता है। ओके इट इज लोकेटेड बिलो द स्किन इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। एडिपोज टिश्यू जो होता है, स्किन के नीचे वाली लेयर जो होती है वो एडिपोज टिश्यू की होती है, क्योंकि इसमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं। इट सर्व एज अ फैट रिजर्वॉयर, कीप विसरल ऑर्गन इन पोजीशन। ओके तो ये क्या करता है? ये फैट को फैट को स्टोर करके रखता है और विसरल ऑर्गन को पोजीशन में रखता है। विसरल मतलब जो इंटरनल ऑर्गन है उनको हम विसरास बोलते हैं, विसरल बोलते हैं। ओके इट एक्ट एज एन इंसुलेटर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फैट्स। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि वो इजिली हीट को लॉस नहीं होने देता। ठीक है तो फैट जो है वो इजिली हीट को लॉस नहीं होने देता हमारी बॉडी से, इसलिए ये कैसे एक्ट करता है? इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है।
अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू हमने क्या देखा, हमने देखा एपिथेलियम टिश्यू, हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर। ये किससे बना हुआ है, ये इलोंगेटेड सेल से बना हुआ है जिसको हम मसल फाइबर बोलते हैं। कैसे, लंबे सेल्स हैं जिनको हमने मसल फाइबर बोल दिया। द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए, जितने भी मूवमेंट है उसके लिए हमारे मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। contains special type of protein called contractile protein which causes movement of muscles by contraction and relaxation. ओके अब मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड होती है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। ओके तो ये क्या है, ये किसकी हेल्प से करती है, एक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ओके जिस कारण से मूवमेंट शो होता है। मूवमेंट कैसे शो होगा, एक्चुअल में काम हमारी मसल्स करती है। हम हाथ हटाते हैं, हम हाथ पुल करते हैं, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, हमारी मसल्स काम कर रही है। ओके कौन वर्क कर रहा है, हमारी मसल्स वर्क कर रही है। और मसल्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके अब हम बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यू जो है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, striated muscle. First type क्या है, striated muscles. The muscles present in our limbs which move or stop as per our will are called striated muscles. Okay? Striated muscles का मतलब होता है, striation का मतलब होता है कि layers. ठीक है, striation का मतलब कि इसमें layers शो होती है। तो layers कैसे शो होती है, मसल्स में ना जो striated muscles होती है उनमें काय की layers प्रेजेंट होती है, लाइट और डार्क बैंड की। ठीक है, लेयर्स कैसी प्रेजेंट होती है, लाइट एंड डार्क बैंड की। एक लेयर होगी लाइट बैंड की तो दूसरी होगी डार्क, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क। ओके तो ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होती है, इसलिए हमने इसको नाम किया दिया स्ट्रिएटेड मसल्स। ये हमारे लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। लिम्स मतलब हाथ पैर। ओके अपर लिम्ब अगर कोई बोलेगा तो हमारे ऊपर के 2 हमारे हाथ, और अगर लोअर लिम्स कोई बोलेगा तो हमारे पैर। तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्स में, हाथ और पैर में प्रेजेंट होते हैं। So which we can move or stop as per our will are called as striated muscles. Okay? तो हम ये जो पैर और हाथ की मसल्स हैं इस पे हमारा कंट्रोल। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना हाथ नीचे रख लूँ, अगर मैं चाहूँ तो उठा लूँ, अगर मैं चाहूँ चलना तो मैं चल लूँ। तो ये क्या है, ये हमारे कंट्रोल में है। राइट ये हमारे कंट्रोल में है। क्यों, कौन सी मसल्स हमारे कंट्रोल में, स्ट्रिएटेड मसल्स हमारे कंट्रोल में है। मोस्टली दीज आर अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट। एग्जांपल मसल्स ऑफ लिम्स। ओके ये किससे अटैच्ड होती हैं, ये मसल्स जो हैं बोन से अटैच्ड होती हैं। ओके बोन से अटैच होती है। अभी हमने पढ़ा था कि स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच करती हैं, तो कौन करता है उनको, टेंडन कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। राइट तो स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं वो बोन से अटैच होती हैं, जिसके कारण हम मूवमेंट शो कर पाते हैं। स्ट्रिएशन का मतलब क्या होता है कि लेयर्स प्रेजेंट है डार्क और लाइट बैंड्स की। लाइट एंड डार्क बैंड्स इसमें प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड इसमें प्रेजेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। The muscles which we cannot move as per our will are called smooth muscles. Okay? ऐसी muscles जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। राइट जैसे कि हमारे लंग्स की हो गई, जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो रिब्स में प्रेजेंट होती हैं। ओके जो डायफ्राम होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूँ, जो हमारे इंटेस्टाइन की मसल्स होती हैं, है ना, हमारे इंटेस्टाइन स्टमक की मसल्स होती हैं, वो भी मूवमेंट शो करती हैं। बट क्या उनकी मूवमेंट्स हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं करना है, तुम्हें अभी मूव नहीं करना है, ऐसा हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ऐसी मसल्स जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। द मसल्स विच कैन नॉट, हाँ ये हम देख चुके हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री मतलब वही डाइजेस्टिव सिस्टम में, ऑर्गन्स में जो फूड का मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट। ओके ब्लड वेसल्स मतलब कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लड को कैरी कर रही है उसको हम वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जैसे वेन्स, आर्टरीज। तो ये सब ये सारे मूवमेंट जो है इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये मूवमेंट कौन फैसिलिटेट करता है, स्मूथ मसल्स करती हैं। क्लियर? द
द सेल constituting these muscles are long with pointed ends, spindle shape and uninucleated. ठीक है, क्या हुआ, इनके पास जो है ये लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं. ओके, क्या होते हैं इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, दिख रहा होगा आपको. स्पिंडल शेप, ये जो शेप होता है ना इसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं. ये जो शेप है इसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं. और पॉइंटेड एंड होती है, लॉन्ग होती है ये. और इनके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, इनके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है. These muscles do not show any dark or light band, hence these are also called unstriated muscles. इनके पास dark और light bands नहीं होते, इसलिए इनको हम unstriated muscles बोलते हैं. striated muscles को हम striated बोलते थे क्योंकि इनके पास layers थी. किसकी layers थी? dark और light bands की, है ना. बट इनके पास स्मूथ मसल्स के पास नहीं है, इसलिए हम इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं. फिर बात करते हैं हम थर्ड मस्कुलर टिश्यू की, जो है कार्डियक मसल्स. ओके, ये तो बात एक हो गई वॉलेंट्री वाली, एक हो गई इनवॉलेंट्री वाली, एक हो गई स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड. अब कार्डियक मसल्स जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमको हार्ट में ही देखने को मिलती है. कार्डियक अगर कहीं पे भी टर्म आए, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू हार्ट. ओके, तो हार्ट में जो मसल्स होती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं. तो इनके पास ही होती हैं मसल्स. क्यों होती हैं ये? क्योंकि हार्ट जो है उसको तो बिना थके काम करना है ना. हमारे पैर थक जाते हैं, हमारे हाथ थक जाते हैं, हम लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं. बट कार्डियक मसल्स जो है, हमारी हार्ट की मसल जो है, उसको नॉन स्टॉप काम करना है, उसको नॉन स्टॉप काम करना है, पूरी लाइफ काम करना है ना. These are involuntary muscles present only in our heart. Involuntary इसलिए involuntary क्योंकि हार्ट की मसल्स पे हमारा कंट्रोल है नहीं कि हार्ट को हम बोलते भाई अभी तो ब्लड को पंप मत कर, अभी मैं सो रहा हूँ, मेरे को गजर गजर लब डब नहीं सुनना है ना. तो वही क्या है, ये इनवॉलेंट्री, इस पे हमारा कंट्रोल है नहीं, हम ऐसे हार्ट को कमांड नहीं दे सकते. These perform rhythmic contraction and relaxation throughout the life. ये क्या करती हैं? Throughout the life, जिंदगी भर ये मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है. ये पूरा टाइम, ये पूरा काम इनका चलता ही रहता है जब तक हम जिंदा हैं. The cells constituting cardiac muscles are cylindrical, uninucleate and branched. ठीक है, एक ऐसी होती है सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर शेप की होती है, इनके पास भी एक ही न्यूक्लियस होता है. और ये ब्रांच होती है, इसकी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, ये इसकी ब्रांच है, ये वाली इसकी ये ब्रांच है. ओके, कार्डियक मसल्स हैव स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड. ओके, तो ये इनवॉलेंट्री है बट ये स्ट्रिएटेड है, इनके पास डार्क और लाइट बैंड्स की लेयर स्ट्रिप्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ओके, ये बात हुई किसकी? कार्डियक मसल्स की, कि कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये स्ट्रिएटेड होती हैं बट इनवॉलेंट्री होती हैं. स्ट्रिएटेड होती हैं बट इनवॉलेंटरी होती है. स्ट्रिएटेड क्यों होती है? क्योंकि इनके पास लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है. चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, लास्ट एनिमल टिश्यू की, दैट इज नर्वस टिश्यू. The cells that constitute nervous tissue are called nerve cells or neurons. Okay, nervous tissue किससे बना हुआ है? nerve cell से मिलके बना हुआ है. nerve cells को हम neurons भी बोलते हैं. These are highly specialized for receiving stimulus and then transmitting it very rapidly from one place to another within the body itself. Okay, ये highly specialized है, ये neurons जो highly specialized है. highly specialized बोले तो मतलब इनके को जो काम सौंपा गया है ये एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता है. अब ये न्यूरॉन्स को हम ये तो नहीं बोलेंगे जाके तू खाना पचा, तो बोलेंगे अरे यार ये तो मेरा काम ही नहीं है. इसलिए इनका जो काम है उसमें इनको महारत हासिल हुई है. ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड है ये. ये क्या करते हैं? स्टिमुलस, मतलब अगर कोई भी चीज़, आपको खुशबू आती है, आपको अगर बदबू आ रही है, ओके, तो जो भी चेंज आपके इन्वायरमेंट में होता है तो वो रिसीव करना, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन लेना, तो वो इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस. ओके, तो न्यूरॉन्स जो होती है ये अगर बदबू आ रही है तो हम वो न्यूरॉन उसको रिसीव करेगी, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगी. अरे बदबू आ रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन से वापस नाक तक आएगी, फिर हम रिएक्ट करते हैं. हम जैसे नाक बंद कर लेंगे, भैया बदबू आ रही तो और क्या कर सकते हैं, है ना, सांस लें तो नहीं छोड़ देंगे. ओके, फिर receiving stimulus and then transmitting it very rapidly from one place to another within the body itself. क्या करती हैं? इन्फॉर्मेशन रिसीव करती हैं और उसको ट्रांसमिट करती हैं बॉडी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक.
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ओके, और जो नर्व्स वो किससे बने होते हैं? नर्वस टिश्यू से बने होते हैं, ओके, इनको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। An individual nerve cell or neuron may be made up of a meter long and is composed of three major part. अगर हम नर्व एक न्यूरॉन की बात करें, अगर हम नर्व सेल की बात करें तो वो कैसा होता है? तो वो कुछ इस तरह से होता है, ओके, नर्व सेल कुछ इस तरह से होता है, वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ओके। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये क्या होती हैं? डेंड्राइट्स होती हैं। अब डेंड्राइट्स जो हैं वो क्या करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अभी हमने देखा था कि बदबू आ रही है तो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स रिसीव करेंगे। तो न्यूरॉन्स में भी कौन से पार्ट में? न्यूरॉन्स और नर्व सेल एक ही बात है। तो नर्व सेल और न्यूरॉन्स के कौन से पार्ट में? ये जो डेंड्राइट्स आपको ब्रांचेस, लाइक पेड़ की ब्रांचेस जो आपको दिख रही है ना, ये रिसीव करती हैं, ओके, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करती है। अब जैसे इनके पास स्टिमुलस, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। स्टिमुलस आता है कहाँ? स्टिमुलस ट्रैवल करता है सेल बॉडी। इस पार्ट को हम सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन जाती है एक्सॉन तक। ये लंबा सा जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ओके। एंड देन ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल। सेल बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ओके। सेल बॉडी के पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस तो होगा ही भाई, साइटोप्लाज्म भी होगा, सेल है तो साइटोप्लाज्म भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा। अब जो एक्सॉन है, इट इज अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूरॉन, इट ट्रांसमिटेड इम्पल्सेस फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ओके। जैसे मैंने बताया कि लंबा सा जो पार्ट है दैट इज एक्सॉन। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को सेल से क्या बोलते हैं सो सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, ओके। एक्सॉन जो है इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। डेंड्राइट्स, these are short branch fibers of neurons which receives nerve impulses, ओके। और ये जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या है? शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं न्यूरॉन की जो इम्पल्सेस को रिसीव करती हैं। क्लियर? ये बात हुई किसकी? हमारे नर्व सेल की, ठीक है। इम्पल्सेस मतलब वही स्टिमुलस, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा टिश्यू का पार्ट 4 एंड द लास्ट पार्ट होता है कंप्लीट। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।